आप सभी का देव राइट वे एजुकेशन में स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द लिविंग बर्ड। ये क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जो से जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। उनको कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो लिविंग होते हैं उनको कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग से। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है कौन सा, व्हाट इज़ लाइफ। ठीक है, तो लाइफ क्या होती है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो लाइफ क्या होती है, लाइफ वो होती है जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अपन किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रेस्पॉन्सिवनेस को, अडेप्टेशंस को और रिप्रोडक्शन को। तो ये सब जिसमें भी, जिस ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाएगा उसमें क्या लाइफ पाई जाएगी। वन कैन एड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमर्ज टू द लिस्ट। अब इस जो अभी अपन ने जो ये ऊपर वाले जो पॉइंट पढ़े, इनके अलावा अपन लाइफ में कौन कौन से और फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इंट्रैक्शन हो गया और इमर्ज टू द जो मतलब इस लिस्ट में अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जो ग्रोथ शो करते हैं किसके द्वारा, अपने जो नंबर है उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, और जो अपना मास होता है, अपना जो वेट होता है उसमें भी इंक्रीज करके वो क्या ग्रोथ शो कर सकते हैं। यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कौन कौन से यूनिक फीचर्स होते हैं या फिर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है ग्रोथ। देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मास और नंबर में क्या ग्रोथ शो करता है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाई सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो जो सेल डिवीजन के द्वारा जो अपना क्या वेट बढ़ा सकता है या फिर अपनी नंबर में इंक्रीज कर सकता है। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया, बट इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स टू ए सर्टेन स्टेज। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, उनकी लाइफ लॉन्ग तक उनमें क्या है ग्रोथ होती रहती है। जैसे कि उसमें जो और जो ग्रोथ होती है वो कौन सा एरिया होता है, मेरिस्टेमिक एरिया होता है, जहाँ पे क्या लाइफ लॉन्ग वो ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या है एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ शो हो पाती है। तो इसलिए जो प्लांट्स है वो क्या है लाइफ लॉन्ग ग्रोथ शो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रू बाई सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी क्या है ग्रोथ पाई जाती है, और वो ग्रोथ किसके बेसिस पे होती है, उनमें सेल डिवीजन के बेसिस पे होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन का अपना एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो भी सेल्स होती है वो अंदर ही अंदर डिवाइड करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है। तो इसलिए उसमें क्या जो ह्यूमन्स में वो क्या है इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है, जो कि क्या है बॉडी के अंदर होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन्स, बाउल्डर्स, क्रिस्टल्स आल्सो ग्रू बट ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल टू देयर आउटर सरफेस। अब देखते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी क्या है ग्रोथ शो करते हैं। जो ग्रोथ जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं माउंटेन्स का या फिर रॉक्स का। जो भी रॉक्स होते हैं तो उनमें क्या सेम मटेरियल एक दूसरे के ऊपर ऐड होते जाते हैं, तो उनसे क्या वो मास भी बढ़ता जाता है और उनका नंबर भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ग्रोथ होती है वो लिविंग भी कर सकते हैं और जो नॉन लिविंग है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मान सकते। क्लियर है सबको। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पे आता है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड्स। रिप्रोडक्शन के क्या होता है, जो सेम प्रकार की जो अपन सेम प्रकार के जो सेम टाइप्स के जो क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं संतति को। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है कि कोई मतलब किसी को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसेंशियल नहीं होता। इट इज़ रिक्वायर फॉर परपेट्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये केवल जो अपने जो जनरेशन है उसको अपन आगे बढ़ाने के लिए या उसकी अपनी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है बस। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। तो जो दोनों के जो गेमेट्स है वो फ्यूजन करके नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है, जो और सिंगल पेरेंट से ही उसमें क्या है नया एम्ब्रियो क्या है वो उसका क्या है प्रोड्यूसन हो जाता है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इंडिविजुअल इज कॉपी ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट्स होता है उसकी सेम डिट्टो कॉपी होती है किसमें, एसेक्सुअल में। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर्स बाय फ्यूजन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके कुछ मेथड है जिसके द्वारा क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फ्यूजन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड आर सिनोनिम से। जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब जैसे जब भी रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सेल डिवीजन हुआ, रिप्रोडक्शन का क्या वो अपनी नया संतति बनाएगा, तो जो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो क्या अपनी संतति में बढ़ोतरी करता है। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्ट्रॉयल वर्कर्स भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो है तो लिविंग लेकिन क्या वो रिप्रोड्यूस करने की उनमें कैपेसिटी नहीं पाई जाती। जैसे उसके एग्जाम्पल है म्यूल्स हो गया, जैसे खच्चर, स्ट्रॉयल वर्कर्स भी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो इससे क्या है कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी लिविंग भी कर सकते हैं, और जो लिविंग है वो कुछ ऐसे लिविंग भी हैं जो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है उसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मान सकते। तो फर्स्ट कौन सा हुआ ग्रोथ, सेकंड कौन सा हो गया रिप्रोडक्शन। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग अमॉन्गस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सबको मिला करके क्या बोलेंगे अपन, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ग्रोथ, मूवमेंट्स, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। जो भी अपने बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके थ्रू होती है, मतलब किसके कारण होती है, वो मेटाबॉलिज्म के कारण ही होती है। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, मूवमेंट होता है, और जो भी डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब का इनके सब का रीज़न क्या है, मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वो उनके दो टाइप्स है, एक तो हो गया एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो इन सबको अपन भी एक एक बार और देख लेते हैं। Anabolism include the all the building up reaction to increase the mass of organisms like photosynthesis। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि नए नए जो पदार्थ उनका फॉर्मेशन होता है, मतलब इससे क्या है कि जो वेट है या फिर मास है या फिर नंबर है वो क्या इंक्रीज होता है एनाबॉलिज्म से। जिससे इसका एग्जांपल क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, दो पदार्थ बन के क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन इटीसी। नो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्शन सो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या ब्रेक डाउन होता है, जैसे डाइजेशन है। डाइजेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। कॉन्शियसनेस फोर्थ, आगे अपने फर्स्ट क्या पढ़ लिया, ग्रोथ, सेकंड क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन, थर्ड क्या पढ़ा था अपने मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ अपन कौन से पे आ गए, कॉन्शियसनेस पे। इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो कौन कौन सी हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, वो केमिकल हो सकती है, वो बायोलॉजिकल हो सकती है। फिजिकल से मतलब क्या होता है कि जैसे अपन को किसी ने टच किया तो अपन को क्या पता लग जाता है कि वो फिजिकल स्टिमुलाई है। ठीक है, केमिकल्स का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर अगर जैसे भी कोई केमिकल्स गिरता है तो अपन को उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं, वो हो गए केमिकल स्टिमुलाई हो गया। बायोलॉजिकल का मतलब है जैसे अपन को सर्दी लगती है, ठंडी लगती है या फिर गर्मी लगती है, वो सब क्या हो गए, बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन हो गए। प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन एंड पोल्यूशन। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है, रेस्पॉन्स शो करते हैं कौन कौन से स्टिमुलस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, ग्रेविटेशन के लिए और पोल्यूशन के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोक्रिएट टू यूकैरियोट रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्रोक्रिएट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सब में क्या है ये फीचर पाया जाता है किसका, कि रेस्पॉन्स करने का, किसी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करने का। ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें ये एक ऐसा वो है जो उसमें क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, मतलब जो खुद के लिए कॉन्शियस रहता है, बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो कॉन्शियसनेस है उसको अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। फिफ्थ आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डिफाइनेड लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंशियसनेस एंड डेथ। जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स एज होती है कि इस एज तक ये
फेज रहेगी। जैसे बर्थ है तो बर्थ में जो टाइम लगता है कितने का है, 9 महीने और कुछ दिन का लगता है, तो उसके लिए टाइम फिक्स है। उसके बाद है ग्रोथ कितने मतलब टीनेज तक ग्रोथ रहेगी, उसके बाद मैच्योरेट आएगा, सेंससनेस आएगा और उसके बाद डेथ हो जाएगी। तो ये सब इसका क्या टाइम फिक्स है, जो कि किस में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। Living organisms are therefore self-replicating, evolving, self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उनमें कैपेसिटी पाई जाती है किसकी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, सेल्फ रेगुलेशन की, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, और रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी बाह्य वातावरण है उसके लिए क्या रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो भी विविधता है लिविंग वर्ल्ड में या फिर जैविक जैविक संसार है और जैविक उसमें विविधता देखते हैं क्या है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज द एक्यूरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरेंट इन द मॉर्फोलॉजी। जो डाइवर्सिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। जो लाइफ है उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं और उनको किस बेसिस पर अलग अलग कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, साइज़ के बेस पे, कलर, एनाटॉमी, हैबिटाट्स एंड हैबिट्स। तो इन सब के बेसिस पर बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिज्म उनको डिफरिंग कर सकते हैं, अपन यहाँ पर उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। जितने भी जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या है कि अलग से स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो। करेंटली देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन टू साइंस। अभी तक जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या कितनी पाई गई है, 1.7 to 1.8 मिलियन। इनमें से भी जो 1.25 है वो तो क्या है, एनिमल्स है, और 0.5 कितने मिलियंस कितने हैं क्या है, प्लांट है, और जो बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखते हैं स्टेप ऑफ रिकॉग्नाइज ए ऑर्गेनिज्म। कोई भी अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका क्या नाम है, वो उसका नोमेनक्लेचर, तो उन सब के लिए क्या स्टेप देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तो ये 3 स्टेप होते हैं। सिस्टमेटिक इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटालॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीज। जो सिस्टमेटिक होती है, जो एक क्या स्टडी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें कि क्या किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है और उसको अरेंजमेंट करके उसको एक कैटेगरी में व्यवस्थित किया जाता है है ना। उसके बाद क्या उसका जो भी नाम दिया जाता है उसको कंपेयर किया जाता है और उसको स्टडी के लिए काम में अपन ले सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ आती है, देखो उसको सबसे पहले तो क्या नाम दिया जाता है, उसका करेक्ट नाम क्या है, उसके बाद उसका प्लेस कि वो कहाँ पे पाया जाएगा, और प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसको जो टैक्सोनॉमी है उसके अनुसार जो उसकी कौन सी कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। तो इसके ये किसके अंतर्गत आता है, आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत। इसके बाद इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज। इसके बाद क्या ये किसके द्वारा किया जाता है, कीज के द्वारा। कीज क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक ऐड होते हैं जिनमें क्या है उनकी पूरी डिटेल होती है कि यह ऑर्गेनिज्म किसका है, कहाँ पे पाया जाएगा, तो इसके हेल्प से उसका क्या नाम दिया जाता है। दिस इज़ कैरिड आउट बाय डिटर्मिनिंग सिमिलरिटी विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। जब उसका नाम दे दिया जाता है, उसकी डिटेल ले ली जाती है, उसके बाद जो अपने पास जो पहले से ऑलरेडी है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है कि कौन कौन सी उसमें सिमिलरिटी है और कौन कौन सी उसमें डिससिमिलरिटी है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। Nomenclature is the process of standardized naming or living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। Nomenclature में क्या किया जाता है कि किसी का भी एक नाम दिया जाता है। नाम से क्या है, जो भी एक और जो नाम होगा ना वो ऐसा होगा कि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ उसी नाम से बुलाया जाएगा। ये नहीं कि किसी और जगह पर जाएंगे तो उसका नाम कुछ और होगा और किसी और जगह पर जाएंगे तो उसका नाम कुछ और होगा। तो नोमेनक्लेचर में ये इंश्योर किया जाता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म उसका सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाएगा। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड एनिमल्स नेम्स ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये कुछ संस्थाएं बनाई गई है जिनका नाम जो नोमेनक्लेचर देखें उसके लिए जो बॉटनी होती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए कौन सा होता है, ICBN, और जो जूलॉजी होती है या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, ICZN। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के रखना। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम देते हैं उससे ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। अब देखते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की ये किसने दी थी, इट इज़ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम जेनस
एंड स्पेसिफिक एपिथेट, इसको स्पीसीज बोलते हैं। दिस नेम सिस्टम और नोमेनक्लेचर वाज प्रोवाइडेड बाय कैरोलस लिनियस। जो ये बाइनोमियल या फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा। अब देखते हैं एग्जांपल मैंगो। मैंगो क्या नाम है साइंटिफिक है? मैंगनीफेरा इंडिका। और ह्यूमन बीइंग का क्या है? होमो सेपियंस। अब देखते हैं रूल्स, जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो कौन कौन से रूल है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिना एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो भी नाम दिया गया है उसको अपन किस में लिखेंगे? या तो इटैलिक्स में लिखेंगे या फिर इसको लैटिन भाषा में लिखेंगे। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये लिखे हुए हैं देखो तिरछे अक्षरों में, तो जो ये नाम लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं? इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। सेकेंड रूल आता है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। इसका जो फर्स्ट नेम है वो क्या है? जीनस होता है ये वाला। जैसे इसमें मैंगनीफेरा जीनस और इसमें होम क्या है? जीनस है। जो इंडिका है वो क्या स्पीसीज है और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर इन जो नामों को अपन हाथ से लिखते हैं तो इनको क्या नाम लिखने के बाद क्या अंडरलाइन किया जाएगा। अगर इसको अपन टाइप कर रहे हैं फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इनके क्या है? इटैलिक्स में लिखा जाएगा, मतलब कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंगनीफेरा में एम क्या कैपिटल है और होमो में क्या जो एच है वो क्या कैपिटल है। जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे इंडिका में आई क्या स्मॉल है और सेपियंस में एस क्या स्मॉल है। तो ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। और फिर आता है इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? उसको क्लासीफाई किया जाता है जिससे ओवरऑल जैसे कुछ कैरेक्टर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको उस बेसिस पे जो कैरेक्टर्स उन अपन ने जो देखे हैं उनके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको कन्वीनियंट या फिर ईजी बनाती है। टैक्सोनॉमी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एंड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? एक क्लासिफिकेशन की एक प्रोसेस होता है जिसमें कि अभी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के और सेल डिवीज़न है डेवलपमेंट है उसके आधार पर उसको क्या है टैक्सोनॉमी में अरेंज किया जाता है। अब अपन देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए रैंक और लेवल इन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कैटेगरी वो क्या है? तो ये एक स्टेप होता है या फिर एक लेवल बोल सकते हैं इसको अपन, जिसको क्या है जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इसमें जो कितनी होती है कैटेगरी होती है कितनी होती हैं? 7 होती हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरी होती है उनको अपन क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बोलेंगे। और जो जितनी भी एक साथ जो इनको कैटेगरियों को अरेंजमेंट किया जाता है उसको अपन क्या बोलें? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज शोन बिलो। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो 7 स्टेप थे या 7 कैटेगरी थे वो कौन कौन सी? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो ये देखो कितने हो गए? 7 हो गए। अब इसको याद रखने के लिए इसको क्या इसी सीक्वेंस में याद रखा जाता है। इसको या तो किंगडम से स्पीसीज तक रख सकते हैं या फिर स्पीसीज टू किंगडम तक रख सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनी है वो मैंने बनाई है तो उसको आप याद करवा देता हूँ एक बार। उसके लिए ये है कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो इसका याद रखने का क्या तरीका? देखो कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो कीप में जो के फर्स्ट लेटर है उन सबसे इनका नाम निकलेगा। तो फर्स्ट लेटर में कीप में क्या के है? तो के से क्या हो गया? किंगडम हो गया। पी पोर्ट में क्या है? पी है तो फाइलम हो गया। क्लीन में क्या है? सी है तो क्लास हो गया। और में क्या है? ओ है तो ऑर्डर हो गया। फैमिली का फैमिली हो जाएगा। गेट में क्या है? जी है तो जीनस हो गया। और सिप में क्या है? एस है तो स्पीसीज हो गया। तो इसके द्वारा अपन को इन सबको सातों की सातों को अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू। और जो देव एजुकेशन में आप बने रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा लग रहा है। और आपको अगर कोई और नया टॉपिक पढ़ना है, नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके बारे में ये कमेंट करके बताइए। आप सबके लिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।